इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Node.js स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। Node.js में अपनी प्रोग्रामिंग करियर में मैंने कई चीज़ें सीखी हैं और वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर पैक करने वाला हूं और आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक Node.js सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी Node.js यूज़ नहीं किया, आप लोगों को इंस्टॉलेशन से लेकर आपका हाथ पकड़कर आप लोगों को ऐसे मकाम तक लेकर जाऊंगा कि आप लोग खुद से Node.js एज अ बैकएंड इस्तेमाल कर पाएंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी जब मैंने स्टार्ट किया था Node.js से। आप लोगों को वो चीज़ मैं बताऊंगा और हम लोग यहाँ पर एंड में, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि यार इस चैनल पर मैं बिल्कुल भी थ्योरी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं इनफैक्ट अपनी लाइफ में ही थ्योरी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं एक हैंड्स ऑन पर्सन हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि प्रोजेक्ट्स बना कर सीखता है और सिखाता है, और वही हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मुझे ये कोर्स स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर आप भी उतने एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट करें दिस वीडियो इज हेल्पफुल और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उससे मुझे मालूम चलेगा कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और मैं इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, वहां पर Node.js के रहस्य का खुलासा करते हैं और ये देखेंगे वहां पर कि Node.js में क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको अपनानी चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो कि मैं पर्सनली अपनाता हूं अपनी Node.js वेबसाइट्स को डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाने के दौरान। तो चलते हैं बिना देरी किए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और हम लोग अब यहाँ पर Node.js के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी पेस बिल्ड करके हम लोग Node.js में देखेंगे कि किस तरह से आप लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हो। इससे पहले कि हम लोग Node.js के बारे में सीखें, हम लोग सीखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। हम लोग पहले क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बेसिक्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए क्लाइंट है टीना जो कि लैपटॉप का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स को एक्सेस करती है, और उसी के साथ साथ एक दूसरा बंदा है बॉब जो कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी को मैनेज करता है और उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉइज इस तरह के वेब डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। अब मान लो टीना इंटरनेट पर जाकर www.google.com जैसी वेबसाइट को एंटर करती है। जैसे ही टीना ऐसा करेगी तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर की तरफ जो कि आपकी टीना से बॉब के सर्वर की तरफ जाएगी। ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स अब इस सर्वर को देना पड़ेगा। ये सर्वर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद टीना को कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ये रिस्पॉन्स टीना को अपने लैपटॉप में देखने को मिलेगा। तो टीना ने रिक्वेस्ट भेजी, टीना को बॉब के सर्वर से रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद वो रिस्पॉन्स वो अपने लैपटॉप में व्यू कर पा रही है। तो क्लाइंट साइड को हम लोग फ्रंट एंड भी बोलते हैं और सर्वर साइड को बैक एंड भी बोला जाता है। तो फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली क्लाइंट सर्वर ही होते हैं। तो ये था क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इन अ नटशेल। टीना ने google.com जैसी वेबसाइट को विजिट कर लिया और बॉब ने अपने एम्प्लॉइज के साथ इस तरह के सर्वर्स को मेंटेन किया और उन सर्वर्स के थ्रू रिस्पॉन्स को सर्व किया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि Node.js यहाँ पर कहां पर फिट होता है, और इसका जवाब है कि Node.js आपका बैकएंड में फिट होता है। आप लोग बैकएंड में Node.js का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट ही यूज करता है। अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है वो यूज कर रहा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को ही। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है उसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पर इस्तेमाल हो रही है और बैकएंड में Node.js इस्तेमाल हो रही है। अब ये Node.js की जगह PHP भी हो सकती थी, Django भी हो सकती थी, Flask भी हो सकती थी, Ruby on Rails भी हो सकती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन Node.js को एज अ बैकएंड यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोग को सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है। मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेब डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए सीखनी ही पड़ती है। तो फ्रंट एंड के लिए तो वो लोग जावास्क्रिप्ट सीखते ही हैं, उनका उसी से बैक एंड के लिए भी काम हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। हम लोग Node.js क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं इंटरनेट पर और गूगल से Node.js को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सीधा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अब मैं Node.js को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं गूगल पर सिंपली लिख दूंगा Node.js इंस्टॉल और Node.js को इंस्टॉल करूंगा nodejs.org नामक वेबसाइट से, जो कि ऑफिशियल Node.js की बाइनरीज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं ज़्यादा टेंशन ना लिए वो विंडोज़ इंस्टॉलर पर क्लिक करूंगा। मुझे विंडोज़ के इंस्टॉलर्स मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। मैं विंडोज़ के इंस्टॉलर्स को डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करने के बाद ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगे इनको बिल्कुल ही किसी गेम की तरह, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लूंगा। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि Node.js क्या होता है, तो 2009 में रायन डाल ने एक
बहुत अनोखा सर्कस करा। अब वो सर्कस क्या था मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्रोम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से चलती है, ये हम सबको मालूम है, और उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट लिखना भी डेवलपर्स को बहुत इंजॉइंग लगता था। अलग अलग बैकएंड की लैंग्वेजेस से डेवलपर्स काफी परेशान थे, और रायन डाल ने क्या किया कि उन्होंने जावास्क्रिप्ट को रन करने वाले क्रोम के V8 इंजन को ही यूज कर लिया है C++ प्रोग्राम में। जो गूगल क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट रन होती थी वो V8 इंजन की सहायता से होती थी। तो ये रहा V8 इंजन, ये रहा C++, और रायन डाल ने दोनों को मिला दिया, यानी कि उन्होंने क्रोम के V8 इंजन को C++ प्रोग्राम के अंदर डाल दिया और एक एग्जीक्यूटेबल बनाई node.txt। अब ये node.txt को आप कहीं पर चला सकते हो, आप लोग उसको अपने कंप्यूटर में चला सकते हो और एज अ बैकएंड सर्वर पर भी चला सकते हो। जब उन्होंने इस आइडिया को लोगों के साथ शेयर किया तो फ्रंट एंड डेवलपर्स को खासकर ये आइडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उनको जावास्क्रिप्ट तो पहले से आती ही है। अब बैकएंड में भी जब वो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात उन लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। तो Node.js को अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज करूं तो ये है जावास्क्रिप्ट विच एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर। और अब जो Node.js है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि आप लोग इसको बहुत ही सेफली अपने बैकएंड में, अपने सर्वर में एज अ बैकएंड इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं और Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये फाइल जो कि हमने डाउनलोड करी है इसको मैं रन करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करूंगा। आप लोग अगर हो सके तो उसको याद भी कर लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करना, वापस से नेक्स्ट पर क्लिक करना, वापस से नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना, इंस्टॉल पर क्लिक करना, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो Node.js है इसका जो वर्जन हमने डाउनलोड किया है वो 14.17.1 है। जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14.17.1 लेटेस्ट वर्जन है। आपके टाइम पर ये डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप थोड़ा सा भी देर से देख रहे हो इस वीडियो को तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये वर्जन, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं Node.js के अंदर वो बहुत ही माइनर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो होते हैं वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी टेंशन मत लेना कि यार मेरा वर्जन अलग है और आपका वर्जन अलग है। बिल्कुल भी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और Node.js को रन करेंगे। अब जैसे आप लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपने Node.js को रन करेंगे तो आपको एक Node.js का रेपल मिलेगा जो कि कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा दिखेगा। आप यहाँ पर सिंपली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अगर 5+5 लिखूँ तो मुझे 10 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर console.log 45 मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर और एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर 45 मिलेगा। अब मान लो मैं एक जावास्क्रिप्ट का कांस्टेंट बनाता हूँ, उसमें मैं 34 लिखता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर a लिखता हूँ तो 34 आ जाएगा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब एक बात मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेटेस्ट से लोकल स्टोरेज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं लोकल स्टोरेज लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, एक एरर लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखता हूँ अगर, तो भी मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। मान लो मैं गेट एलिमेंट बाय ID ER4 लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं एंटर मार रहा हूँ तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड देखने को मिल रहा है। यही चीज़ अगर मैं कंसोल में लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल में इंस्पेक्ट करके तो मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि जो आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है और जो आपके Node.js में यानी कि आपके सर्वर पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसमें कुछ छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं होता है, उसी के साथ साथ लोकल स्टोरेज API अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा बिल्कुल आप जावास्क्रिप्ट को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो Node.js के अंदर। Node.js की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसको हम टाइम टू टाइम रेफर करेंगे। हम लोग यहाँ पर अब Node.js के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे और VS कोड को खोलेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता VS कोड क्या होता है तो आप लोग VS कोड इंस्टॉल लिखकर यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी गेम की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने VS कोड इंस्टॉल करना आप लोग को कई बार बताया हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जल्दी से VS कोड को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं भी इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी VS कोड को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि एक फोल्डर के अंदर आएंगे और उसमें VS कोड को खोलेंगे। और उसमें VS कोड को खोलने का फ़ायदा हमारा ये होगा कि यहाँ पर हम लोग आराम से अपनी स्क्रिप्ट्स को रन कर पाएंगे और यहाँ पर Node.js के जादू को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, जो कि मुझे बालों में सबसे ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जेलीफिश थीम।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो वो ये जेलीफिश थीम है, आप इंस्टॉल कर लेना। और ये एक्सटेंशन मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे VS कोड को कुछ इस तरह से बना देती है। इससे पहले कि हम लोग Node.js के बारे में और चीज़ें देखें, हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक्स को देखेंगे कि Node.js क्या है। सबसे पहले तो ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो कि सर्वर पर रन होता है। अब ये सर्वर पर रन होता है का क्या मतलब है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। हम लोग सर्वर पर PHP, Django, Flask इस तरह के फ्रेमवर्क्स को रन कर सकते हैं। पाइथन हमारी रन हो सकती है Node.js की मदद से, जावास्क्रिप्ट हमारी सर्वर पर रन हो सकती है। ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल पर चलती है। अब ये एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल क्या होता है, ये मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। Node.js को अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग React, Angular जैसे फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हैं। Node.js को सीखने के बाद एक बार आप Node.js को समझते हैं अच्छी तरह से तो React, Angular ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर index.js एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली console.log और मैं यहाँ पर लिखूंगा I am good boy, या फिर हेलो वर्ड ही लिख देते हैं यार। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो हेलो वर्ड लिखा जाता है किसी भी नई लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रन करेंगे और आप देखो ऑटोमेटिकली नोड और उसके बाद फाइल नेम मेरा यहाँ पर आ गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, नोड और उसके बाद index.js, या फिर अगर आप लोग Node.js नहीं, नोड इंडेक्स भी लिखोगे बिना JS के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका हेलो वर्ड चल जाएगा। यानी कि आप लोग अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो या तो आप लिख दें node index.js, या फिर आप लिख दें सिर्फ node index, या फिर आप लोग क्या करें, इसको रेपल पे चला लें। वो तो हमने देख ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंगल थ्रेड कैन मैनेज मल्टीपल कनेक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो Node.js के अंदर क्या होता है, एक सिंगल थ्रेड जो होता है वो मल्टीपल कनेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्टली मैनेज करता है। ये चीज़ नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल के कारण संभव हो पाती है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल के बारे में बताता हूँ कि क्या है। जब आप लोग Node.js को सर्वर पर रन करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर थ्रेड जो है बहुत सारे कनेक्शंस को साइमल्टेनियसली हैंडल कर पाता है। ऐसा संभव इसलिए हो पाता है कि कभी भी एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है और मान लो उस रिक्वेस्ट के दौरान आपको किसी दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ गया, या फिर मान लो आपने कोई ऐसी प्रोसेस रन करी जो कि IO बाउंड है, यानी कि वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है, वो किसी डेटाबेस से किसी डेटा के फैच होने का वेट कर रही है, तो वो थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगी, वो एक कॉल बैक का वेट करेगी। मतलब कि एक इवेंट फायर हो जाएगा जैसे ही वो पर्टिकुलर IO कॉल रिजॉल्व होती है। इससे होता क्या है कि एक से ज़्यादा कनेक्शन साइमल्टेनियसली हैंडल कर लिए जाते हैं Node.js के द्वारा। अगर हम इस मॉडल को कंपेयर करें किसी ऐसे मॉडल से जो कि एक मल्टी थ्रेड मॉडल पर काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपाचे की बात करें तो अपाचे में बहुत सारे थ्रेड्स को स्पॉन किया जाता है। Node.js में क्या होगा कि सिंगल थ्रेड जो है मल्टीपल कनेक्शन को हैंडल कर पाएगी, लेकिन अपाचे वेब सर्वर क्या करेगा, अलग अलग थ्रेड स्पॉन करेगा हर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। और अगर वो रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा IO ब्लॉकिंग है, IO बाउंड है, तो Node.js उसको काफ़ी फास्टर सर्व कर पाएगा। तो इसीलिए जो Node.js होता है वो रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस या फिर वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस, इस तरह की एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल एक बिगिनर के लिए उसको ये सब चीज़ें समझ में ना आए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप Node.js को इस्तेमाल करेंगे तब आप इन सारी चीज़ों को खुद ही सेंस करेंगे और समझेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कुछ कॉमन कमांड्स की बात करूँगा। यहाँ पर हमारे पास npm के कुछ कॉमन कमांड्स हैं, बट ये npm क्या होता है ये तो हमने अभी तक बात करी नहीं। तो जल्दी से npm की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से टर्मिनल खोलूँगा और एक बार आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है npm के इंस्टॉलेशन को और उसके बाद नोड के इंस्टॉलेशन को। तो हम पहले नोड के इंस्टॉलेशन को करते हैं चेक। हम नोड के इंस्टॉलेशन को देख रहे हैं तो 14.17.1 जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है Node.js का वर्जन, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर npm वर्जन लिखें तो यहाँ पर देखो 6.14.13 आएगा। अब ये npm क्या होता है, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपके नोड के पैकेजेस को अच्छी तरह से मैनेज करता है। अगर आप लोगों ने पाइथन वगैरह में काम किया है तो ये बिल्कुल ही पिप की तरह है। अगर आप लोग उबंटू का कोई ऐसा काउंटर पार्ट ढूंढे जो कि npm के बहुत सिमिलर है तो वो apt है, apt, जो कि एक पैकेज मैनेजर है उबंटू के लिए। बट अगेन यहाँ पर जो Node.js है वो एक इन्वायरमेंट है और उबंटू जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डायरेक्टली कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। बट अगेन मैं आप लोग को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि npm आप लोगों को फैसिलिटेट करता है पैकेजेस इंस्टॉल करने में। आप लोग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ npm के कमांड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पर node in one video, ठीक है।
इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है index.js। अब मान लो मैं इस index.js को, जो कि एक बहुत ही सिली सा प्रोजेक्ट है, console.log hello world लिखा हुआ है, इतना बेसिक प्रोजेक्ट कौन बनाता है, बट अगेन लेट अस एज्यूम कि हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट में हम लोग करना क्या चाहते हैं, इसको एज अ नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे npm init। आप लोग यहाँ पर नोट करो कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, और मैं npm init लिखता हूँ, npm init। उसके बाद मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो मौजूद होने वाली हैं। मैं पैकेज का नाम दे दूंगा हैरी, ओके। और उसी के साथ साथ मैं वर्जन 1.0.0 जो डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा है ब्रैकेट में, मैं उसको चूज़ करने के लिए एंटर दबाऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा इट्स एन अमेजिंग पैकेज, और उसके बाद एंट्री पॉइंट विल बी index.js, और टेस्ट कमांड मैं स्किप करूंगा, गिट रिपोजिटरी स्किप करूंगा, कीवर्ड्स भी स्किप करूंगा, ऑथर में मैं हैरी डाल दूंगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपसे पूछ रहा है, और उसके बाद जो है आप फाइनली येस टाइप करोगे तो एक पैकेज.json बन जाएगी। ये पैकेज.json के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी यहाँ पर है। अब मान लो कि मैं इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या मान लो मैं एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब आप लोग कहेंगे एक्सप्रेस क्या है, एंगुलर CLI क्या है, ये Node.js के लिए कुछ पैकेजेस हैं। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस किसी ने कुछ जावास्क्रिप्ट कोड आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, और आप लोग अब क्या कर रहे हो कि उस जावास्क्रिप्ट कोड को इस्तेमाल करना चाहते हो। तो अगर आप लोग उस जावास्क्रिप्ट कोड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोग कर क्या सकते हो कि आप लोग यहाँ पर सिंपली उस कोड को यूज़ करने के लिए इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो और अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बात करूँ तो मैं index.js में कोई भी एक्सटर्नल कोड को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो आप npm इंस्टॉल या फिर शॉर्टकट है npm i और उसके बाद पैकेज का नाम डाल सकते हैं। मान लो मैं इंटरनेट पर जाता हूँ और मैं एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत ही फेमस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, मैं उसकी गेटिंग स्टार्टेड में जाके, गेटिंग स्टार्टेड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस --- यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर इस कमांड को रन करूँगा, और जैसे ही मैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -- करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली मेरी पैकेज.json भी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेस 4.17.1 यहाँ पर ये लिख कर आ गया है। अब आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये -- सेव क्या है, तो हम लोग इसको बिना -- सेव के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। npm वर्जन 5 से पहले क्या होता था कि आप लोग को अगर कोई भी पैकेज को डिपेंडेंसी के तौर पे अपनी पैकेज.json में ऐड करना है तो आप -- सेव लिखते थे, वरना आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते थे। अभी क्या होता है कि आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंसी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो -- सेव की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने ये काम किया तो मेरे नोड मॉड्यूल्स नामक एक फ़ोल्डर बन गया, जिसमें सारी डिपेंडेंसीज मेरी आ गई हैं। ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मैंने तो बनाया नहीं था, ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली बनाया, किसने बनाया, मेरे npm ने बनाया। आप अगर इस वीडियो को पीछे करके देखना चाहते हो तो आप लोग देखोगे जब मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस -- सेव लिखा तो होगा क्या कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स वाले फ़ोल्डर को अपने, जिसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इंसान को नहीं देते हैं, और वो इंसान क्या कर सकता है, npm इंस्टॉल करके कभी भी नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर जो है वो अपने कंप्यूटर में बना सकता है। तो कभी भी हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक गिट सर्वर पे डालेंगे, मान लो गिटहब पे डालेंगे, तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को पुश नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। एक मीम थी कि यार नोड मॉड्यूल्स जो होता है सबसे गहरी चीज़ है, ब्लैक होल के बाद फिर नोड मॉड्यूल्स का नंबर आता है, मतलब बहुत गहरा होता है। बहुत सारी फाइल्स होती हैं इसमें एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा भी होता है, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, और इस पर भी बहुत सारी मीम्स बनती हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर लिब टाइप्स जेसन, देखो इतनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इसको डिलीट करना भी जो है एक नाक में दम हो जाता है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो आप देखो मैं इसको डिलीट की दबाऊंगा तो ये डिलीट हो गया अभी। बट अगर बहुत सारे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है डिलीट करने में। यहाँ पर तो ये बड़े आराम से डिलीट हो गया क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट है। अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो i9 यूज़ कर रहा हूँ, 64 GB की रैम यूज़ कर रहा हूँ और 3070 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में इस टाइम पर, तो इसलिए ये जल्दी डिलीट हो गया। और SSD भी बहुत अच्छी वाली यूज़ कर रहा हूँ। बट अगेन अगर आप लोग डायरेक्टली इसको एक बेसिक कंप्यूटर में i3 i5 के कंप्यूटर में चलाते हैं, AMD के Ryzen 3 Ryzen 5 में चलाते हैं, तो दिक्कत पड़ सकती है, मतलब ठीक है। और यहाँ पर तो पैकेज उतने ज़्यादा थे भी नहीं हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि मैं जैसे npm i लिखूँगा, या मैं npm इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, बट मैं npm i लिखूँगा क्योंकि मैं एक आलसी मानस हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो मैं npm i लिख रहा हूँ तो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर
मेरा ऐड हो गया। इसके अंदर मुझे एक्सप्रेस भी देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी के तौर पे एक्सप्रेस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक्सप्रेस को मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया मुझे एक्सप्रेस, और ये एक्सप्रेस जो है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो अगर मैं समराइज़ करूँ कि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसके अंदर सारे के सारी डिपेंडेंसीज जो है इंटरनेट से डाउनलोड होकर आ जाती हैं और उसके बाद आप इन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हमारा नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पर हम एक पैकेज को ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं npm-g nodemon लिखूँ तो nodemon नाम का पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा इस कंप्यूटर पे, यानी कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर nodemon को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो nodemon ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पर nodemon को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं nodemon index.js कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और nodemon बेसिकली क्या करता है कि आप जैसे ही चेंज करते हो इसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ F दबा दिया, तो ये देखो जो नया आउटपुट है वो यहाँ पर इसको रीरन कर देता है, और यहाँ पर जो नया आउटपुट है वो मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको वापस से अगर वर्ड कर दूँ तो सेव करूँगा, हेलो वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। जब हम HTTP सर्वर्स वगैरह रन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बिलीव मी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, टर्मिनल को हमें नहीं चाहिए ये। हम वापस आएंगे अपनी package.json में, और यहाँ पर आप लोग देखो कि जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड करी थी वो यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हमने देख लिया, npm इंस्टॉल -g हमने देख लिया। अब हमने package.json के बारे में देख लिया, नोड मॉड्यूल्स के बारे में देख लिया। आई थिंक दैट्स एनफ, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताऊँगा आपको, जो कि है डेव डिपेंडेंसी की। डेव डिपेंडेंसी क्या होती है? कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे कि nodemon। ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोग को npm install -save dev आप लिख दो, और मैं nodemon यहाँ पर लिख दूँ अगर, तो मैं nodemon को मान लो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक डेव डिपेंडेंसी के तौर पे सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो ये डेव डिपेंडेंसी के तौर पे यहाँ पर ऐड हो गया, देख रहे हो यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी के तौर पे ये ऐड हो गया nodemon। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग npm अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं अगर npm अनइंस्टॉल nodemon करूँगा तो मेरा nodemon जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये डेव डिपेंडेंसीज में से रिमूव हो गया। और मैं npm अनइंस्टॉल एक्सप्रेस करूँगा अगर, तो यहाँ पर मेरा एक्सप्रेस भी रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आपने अभी देख लिया अपनी स्क्रीन पर। डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं है, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ नहीं है, ये फाइल अपडेट हो गई है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए हो। तो मैं चाहूँ तो वापस से यहाँ पर npm i एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और एक बार मैंने npm i एक्सप्रेस कर दिया, मैं npm i एंगुलर CLI कर सकता हूँ। तो मैं एंगुलर CLI कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग को एंगुलर के बारे में कुछ नहीं मालूम तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। आप npm i एंगुलर CLI करोगे तो आपका एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा और आपका यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पैकेज-log.json की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो यार, पैकेज-log.json क्या करती है, मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, हमारा पूरा डिपेंडेंसी ट्री एज इट इज़ होता है। ठीक है, देखो पैकेज में क्या होता है, पैकेज में आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर CLI एक डिपेंडेंसी है, एक पैकेज का नाम है। इंटरनेट से 12.0.5 वर्जन जो है एंगुलर CLI का वो उतर के आ जाएगा। एक्सप्रेस का 4.17.1 वर्जन उतर के आ जाएगा। तो नोड मॉड्यूल्स अगर मुझे आइडेंटिकल यहाँ पर बनाना है, जनरेट करना है ये नोड मॉड्यूल्स, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको और इसको दोनों को इंस्टॉल कर लूँगा और मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी होती है। अब मान लो एंगुलर CLI को चलने के लिए 10 और पैकेजेस की ज़रूरत है, और एक्सप्रेस को चलने के लिए मान लो 15 और पैकेजेस की ज़रूरत है। उन पैकेजेस के कौन से वर्जन इंस्टॉल होंगे? अब जो भी एग्जैक्ट वर्जन यहाँ पर आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर आया है वो सारे के सारे एग्जैक्ट वर्जन्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, और आपका जो डिपेंडेंसी ट्री होता है एज इट इज़ जनरेट करने के लिए package-log.json के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो package.json के अंदर वो पैकेजेस जो कि आपने एज ए डिपेंडेंसी ऐड किए हैं वो होते हैं, और package-log.json के अंदर आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी ट्री एज इट इज़ होता है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन, और आप लोग को यहाँ पर मज़ा आया सुनने में, समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Node.js को थोड़ा और नज़दीकी के साथ देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा, और मैं यहाँ पर second.js के नाम से इस फाइल को बनाऊँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि index.js के अंदर से second.js के कंटेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ये काम मैं इम्पोर्ट की सहायता से कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ हैरी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा हैरी, और मैं लिख दूँगा फेवरेट नंबर, और मैं लिख दूँगा यहाँ पर 3,
और उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। और मैं यहाँ पर लैंग्वेज में कर दूँगा डेवलपर में कर दूँगा ट्रू, ठीक है, डेवलपर ट्रू। एक बहुत ही ईजी सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ index.js के अंदर। तो index.js के अंदर इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा second.js से, और उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट सबसे पहले मैं यहाँ पर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा const harry इज इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा डॉट स्लैश लिखूँगा। डॉट स्लैश का मतलब मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में से, यानी कि जिस फोल्डर में मैं हूँ उसके अंदर से second.js वाली फाइल के अंदर जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट कर लो। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, second.js फाइल जो कुछ दे रही है वो हैरी के रूप में ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पर हैरी की जगह शुभम भी हो सकता है, शुभम के तौर पे भी मैं ला सकता हूँ इसको, ठीक है। और लविश भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर लविश भी लिख सकते हो। लविश यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ पर नेम हैरी, फेवरेट num3, डेवलपर ट्रू, ये जो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है और इसके अंदर ये हैरी ऑब्जेक्ट डाला है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल, मैंने क्या लिख दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मैं हैरी लिख दूँगा। और जैसे ही मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हैरी लिखूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग लविश करूँगा, लोकेशन है यार लविश, ठीक है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो हेलो वर्ल्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिल गया। तो बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यूज़ कर सकता हूँ index.js के अंदर से। दोबारा आपको रन करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, नेम हैरी, फेव num3, डेवलपर ट्रू। अब मैं अगर फेव num को 36 कर देता हूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर इसको नहीं, सॉरी, मुझे index.js को रन करना है। तो मैं index.js को जैसे रन करूँगा मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह के इंपोर्ट सिस्टम को कहते हैं कॉमन JS मॉड्यूल्स। तो ये जो second.js है वो एक कॉमन JS मॉड्यूल है और इसके अंदर से मैंने कुछ कंटेंट अपनी index.js के अंदर लिया है। एक और तरीका होता है इंपोर्ट करने का, उसे कहते हैं ES6 मॉड्यूल्स, और उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम नोड के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो इसके बारे में भी बताऊंगा आपको डिटेल में, और डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है डिफरेंस आपके ES6 मॉड्यूल्स में और आपके जो Node.js के कॉमन JS मॉड्यूल्स हैं उसमें, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल रैपर फंक्शन की बात करेंगे। क्या है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि Node.js के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट का नाम है मॉड्यूल रैपर फंक्शन। क्या होता है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? तो सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखूँगा, आप लोग को दिखाता हूँ। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको Node.js कुछ इस तरह से रैप करता है। तो यहाँ पर हमारा होता है एक्सपोर्ट्स के बाद होता है हमारा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद हमारा होता है मॉड्यूल, और इसके बाद होता है हमारा फाइल नेम, और इसके बाद होता है हमारा ड नेम, ठीक है। अब ये फाइल नेम क्या है और ड नेम क्या है? अब ये है क्या, मतलब आप लोग कहोगे क्या भाई, क्या मतलब क्या लिख दिया है यहाँ पर? कभी भी मॉड्यूल Node.js के अंदर रन होता है उससे पहले Node.js इस मॉड्यूल को इस फंक्शन में रैप कर देता है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लिसिटली रैप करो, ऐसा कुछ नहीं है। Node.js इस चीज़ को ऑटोमेटिकली करता है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखो कि इसके अंदर हमारे पास, यानी कि Node.js के अंदर हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से रैप कर देता हूँ ताकि एरर खत्म हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर ये देखोगे क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास। एक्सपोर्ट्स उपलब्ध है, रिक्वायर उपलब्ध है, मॉड्यूल उपलब्ध है, फाइल नेम उपलब्ध है, ड नेम उपलब्ध है। ज़रा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँगा मैं, और कमेंट आउट क्यों करूँगा, क्योंकि Node.js जो है किसी भी मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन में रैप कर देता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करूँ, मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँगा। यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग लिख दूँगा। तो मैं बेसिकली कंसोल लॉग करूँगा एक्सपोर्ट्स, रिक्वायर, मॉड्यूल और फाइल नेम और ड नेम को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं
वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पर ड नेम की जगह पर ये प्रिंट हो गया जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फाइल नेम की जगह पर ये जो हमारे फाइल का नाम है वो प्रिंट हो गया। तो ड नेम का मतलब किस डायरेक्टरी में आपको, फाइल नेम का मतलब कौन सी फाइल आपने रन करी है, और इसके बाद मॉड्यूल है हमारे पास, रिक्वायर है, और हमारे पास एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। हमने रिक्वायर के बारे में देखा, हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में देखा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। Node.js के अंदर कुछ पैकेजेस बड़े मज़ेदार हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दे आर वर्थ चेकिंग आउट और बहुत ही अमेजिंग पैकेजेस हैं। तो चलो चलते हैं इंटरनेट पर और देखते हैं किन पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेस एक अच्छा फ्रेमवर्क है, बट इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, Node.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो मैं